नमस्कार। मैं सुदर्शन वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से सच्ची मुठभेड़ के सबरंग कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक उपनिवेश के छींटे पर कुछ बातें आपके सामने रखूँ। इस उपन्यास के लेखक हैं जितेंद्र शर्मा की रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रहती हैं और ये पहले हिमाचल प्रदेश में रहते थे, आजकल देहरादून में रहते हैं। मसूरी में इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। उपनिवेश के छींटे, जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट होता है, ये उपन्यास अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जब अंग्रेज़ों का राज इस देश में था, उसमें जो उन्होंने अपने आवास के लिए उपनिवेश या कॉलोनियाँ बनाई, उन पर आधारित देश के पहाड़ी और पर्यटक स्थलों पर जैसे मसूरी, शिमला, डलहौजी आदि जगहों में इन्होंने अपने आवास के लिए उसी तरह स्थायी निवास बनाने का प्रयास किया जैसे कि इनके घरों में इंग्लैंड में हुआ करता था, ताकि इन्हें यहाँ पर अपने घर जैसा माहौल लगे। इन्होंने वैसे ही पहाड़ियों पर ब्रिटिश स्थापत्य या गॉथिक शैली की बिल्डिंग्स बनाई, अपनी परंपरा के अनुरूप क्लब, स्केटिंग रिंक, थिएटर, माल रोड आदि स्थापित किए और इसके साथ अस्पताल और बोर्डिंग स्कूल भी बनाए, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था भारतीयों के लिए भी और जो एंग्लो इंडियन थे या अंग्रेज़ों के बच्चे थे उनके लिए भी की जाती थी। ऐसे एक बोर्डिंग स्कूल और उपनिवेश का चित्रण जितेंद्र शर्मा ने अपने उपन्यास में किया है। इन्होंने न केवल स्कूल का बल्कि उसके आसपास के पूरे वातावरण, पुरानी बावड़ियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गिरती हुई खंडर होती बिल्डिंग्स, चश्मे, जिनके बारे में तरह तरह की अफवाहें और किस्से बखाने जाते थे, उनका वर्णन किया है। मसूरी के उस बोर्डिंग स्कूल में अध्यापकों के रहने के लिए 35 कमरों की एक बहुत बड़ी भूतहा किस्म की कोठी दी गई थी, जिसमें अध्यापक रहते थे। यहाँ इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि किस प्रकार अंग्रेज़ लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहते थे और अपनी परंपरा के अनुसार चाय के टेबल पर चाय पीना, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना आदि जो उनकी परंपराएं थी, उनको यहाँ इस तरह निभाते थे, जबकि उनका सत्ता या उनका शासन यहाँ से समाप्त हो गया। स्कूलों के आउट हाउसेस में उनके खानसामे, बैरे और नौकर चाकर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये पुरानी बिल्डिंग्स खंडर होती गई, अंग्रेज़ों की सत्ता चली गई और यहाँ बचे बूढ़े और बीमार अंग्रेज़, जिनको यहाँ की ज़मीन से, यहाँ के वातावरण से मोह भी हो गया था। ऐसे ही एक स्कूल के हेडमास्टर उस स्कूल में रहा करते थे, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वे रोज़ शाम को बरामदे में बैठकर चाय के समय अपनी पत्नी को आवाज़ें लगाते। उसके बाद उन्होंने एक सेक्रेटरी रखी, फिर उस सेक्रेटरी को आवाज़ें लगाने लगे। अंत में उनका एक रिश्तेदार उन्हें इंग्लैंड में ले गया, जहाँ जाते ही कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय ज्योग्राफी और मैथ्स जैसे विषय पर
भारतीय अध्यापकों के अलावा सभी विदेशी या भारतीय ईसाई अध्यापक होते थे और वे लोग अपनी परंपरा के साथ और अपने रहन सहन के साथ वहाँ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इन स्कूलों की दशा गिरती गई, क्योंकि बहुत से स्थानों में इन ऐसे बोर्डिंग स्कूलों को चलाने वाली मिशनरीज नहीं रही, तो इन लोगों की स्थिति भी बहुत नाजुक हो गई। उपन्यासकार ने न केवल स्कूल का बल्कि आसपास के वातावरण का भी सजीव चित्रण किया है और बहुत सी कथाएं और उपकथाएं इसमें चलती हैं जो इस उपन्यास को रोचक तो बनाती हैं, साथ में जो मुख्य कथा है उसको भी आगे बढ़ाती है। इन कथाओं में पीटर गुड़िया प्रसंग, रूपा सिंह का किस्सा, कप्तान सिंह की दास्तान, ठाकुर पुत्री सरस्वती का प्रसंग, शर्ली माइकल प्रसंग जैसे किस्सों को शामिल किया गया है और एक किस्सा गोई के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाया है। रूपा सिंह का एक बड़ा रोचक किस्सा इसमें आता है कि किस तरह 62 वर्षीय रूपा सिंह एक पुरानी कोठी या बंगले में रहती थी जिसका मालिक कोई रामपुर का नवाब था। आसपास के लोगों के बर्तन भांडे मांजकर वह अपना गुजर बसर करती। लेकिन जब नवाब यहाँ से चला गया तो धीरे धीरे उसने इस कोठी पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। उसकी एक बेटी हुई, एक बेटा भी हुआ और कप्तान सिंह के जाने के बाद ये सारी संपत्ति की मालिक बन गई। इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए भी किया गया है क्योंकि रूपा सिंह की कोठी इस स्कूल के बिल्कुल साथ सटी हुई थी और यहाँ पर लेखक, कलाकार आदि आते रहते थे और जो स्कूल के कई अध्यापक जिन्हें वहाँ जगह नहीं मिलती रहने को, वे भी उसके यहाँ रहते थे और वे सब लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया करती थी। उपन्यास में नारी उत्पीड़न के भी कई प्रसंग आते हैं जिसमें नारी को अबला न बताकर एक विरोध के स्वर में दिखाया गया है, जिसमें एक ठाकुर और उसकी पुत्री सरस्वती का प्रसंग आता है कि किस तरह सरस्वती उसी कोठी में अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक शराबी ड्राइवर के चंगुल में आने पर उसे किस तरह से छुड़ाया गया और उसके पति के भागने के बाद भी उसी महिला रूपा सिंह ने उसको सहारा दिया। एक और प्रसंग जो स्कूल के भीतर ही चलता है है माइकल का है। माइकल इस स्कूल में भूगोल अध्यापक के रूप में आता है। माइकल पंड्या के पिता भारतीय पादरी थे जो नित्य प्रति बाइबल से दूरी बनाए रखता है और बाइबल या गिरजाघर जाने के बजाय वह माल रोड घूमना पसंद करता है। उसकी मंगनी एक निवेदिता नाम की सांवली लड़की से हो चुकी थी, जिसके दिए हुए वो एक भारी चेन और अंगूठी पहने रखता था। निवेदिता का भाई उसे चाहता था कि वह निवेदिता से विवाह कर ले और अमेरिका में जा बसे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक केजी टीचर के रूप में शर्ली ने स्कूल में ज्वाइन किया और धीरे धीरे शर्ली और माइकल की निकटता या घनिष्ठता बढ़ती गई। वे मसूरी की सड़कों में घूमते दिखाई देने लगे। संयोग से बहुत समय बाद एक दंपत्ति इसी महिला के घर या कोठी में रहने को आता है, जिसके साथ निवेदिता भी आती है जिसका विवाह हो चुका होता है। इस तरह के एक अनचाही स्थितियों के बहुत से किस्से भी इनमें दिए गए हैं। उस समय मसूरी में मैपल कॉटेज में रहने वाले लेखक रस्किन बार्न, जो अपनी पहली पुस्तक रूम ऑन द रूफ
के कारण बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका जिक्र भी उपन्यास में मिलता है। अभिनेता टॉम ऑल्टर मार्क्सवादी विचारक विजय रावत के साथ साहित्यिक गतिविधियों या गोष्ठियों का भी जिक्र इस उपन्यास में किया गया है। इस तरह से प्रसंगों या किस्सागोई के माध्यम से स्कूल के बारे में कथा तो आगे बढ़ती ही है, लेकिन पूरे उपनिवेश का एक खाका भी पाठक के मानस पर छा जाता है और इस तरह के प्रसंगों से एक रोचकता भी इस उपन्यास में आ जाती है। और जिस तरह का वर्णन उपन्यास में प्रसंगों का किया गया है वो निश्चित ही सराहनीय है। भारत से जब अंग्रेज लौट गया, लेकिन अपने पीछे छाप छोड़ गया जिसे भारतीय बहुत समय तक ढोते रहे, इसका भी एक इशारे से उल्लेख इस उपन्यास में मिलता है। और एक उपनिवेश और जिस तरह के बोर्डिंग स्कूल उसमें खोले गए, उनमें किस तरह का वातावरण रहा, खासकर जब स्कूलों की स्थिति उनके जो आश्रयदाता थे उनके जाने के बाद हुई, उसका बखूबी इस उपन्यास में वर्णन मिलता है और पाठक को बांधे रखने में ये उपन्यास निश्चित रूप से सफल हुआ है। धन्यवाद।